चलो अच्छा। तो देखो बेटा, आज की जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है रेल प्रॉब्लम। क्या है आज का टॉपिक? रेल प्रॉब्लम। एक रेल प्रॉब्लम जो हम लोग करने जा रहे हैं। रेल का मैंने कॉन्सेप्ट कल आपको क्लियर किया था, अगर याद हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के यहाँ एक स्लाइडिंग मेटेलिक रॉड रखी थी, वी वेलोसिटी से उसको हम लोग भेजते थे, याद आया? तो कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको समझा दिया था। आज हम लोग उसी के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो रेल प्रॉब्लम चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेसिक चीज मैं पिछली वाली क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड रखी है इनसाइड, और यहां पे कंडक्टर रखा है जो कि वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। कौन सी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बताओ इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। हाँ, तो परपेंडिकुलर है तो क्या बोलोगे? देखो, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b है, लेंथ l है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है? BVL। क्या इंड्यूस होता है? BVL। और याद करो, अगर वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर बन रहा है, और नीचे क्या बनेगा? याद आई ये कहानी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक तो सभी बच्चों को पता है। और पॉजिटिव डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? V क्रॉस B करके। V क्रॉस B करोगे तो क्या पता चलेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये कहानी तो सभी बच्चों को याद होगी ना। चलिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करते हैं। न्यूमेरिकल है कि आपके पास ये रेल की पटरियां हैं। रेल की पटरी समझते हो ना? ये क्या है? रेल की पटरी। और इस पटरी के मैंने पास में, रेलवे ट्रैक है, पटरी है जो कह दो, इस पटरी से हमने कनेक्ट कर दिया रजिस्टर। ठीक है, अब लोहे की पटरियां होती हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। ठीक, और यहां पे हमने एक स्लाइडर रख दिया जो कि रोल कर रहा है और v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, v नॉट वेलोसिटी से, या v वेलोसिटी कह दो। v वेलोसिटी से ये क्या हो रहा है? तेजी से आगे बढ़ रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और यहां पे हमने जनरेट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो, बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आना चालू। बात समझ में आई? रेल की पटरी थी, वहां पे हमने एक रेजिस्टर लगा रखा है, यहां पे एक स्लाइडर लगा रखा है जिसकी लेंथ कितनी है? L। लेंथ कितनी है? L। वेलोसिटी कितनी है? V। वेलोसिटी कितनी है? V। और ये सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है। ये जो सरफेस है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस। क्या है बेटा? फ्रिक्शनलेस एंड हैज जीरो रेजिस्टेंस। और इस पटरी का रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। ठीक है, रेजिस्टेंट हो गया क्या? ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ गई इतनी है? नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया? एक चीज और, इस पटरी का रेजिस्टेंस जीरो है, लेकिन इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस। रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये बाहर वाले का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, लेकिन जो ये पटरी है इसका रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। और ये क्या है? फ्रिक्शनलेस। और यहां पे हम लोग v वेलोसिटी से तेजी से इसको घसीट रहे हैं। चलो सभी बच्चे बताओ क्या क्या निकालना है पे? फाइंड मोशनल ईएमएफ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोशनल, इमोशनल नहीं, मोशनल, मोशनल ईएमएफ। क्या पता करना है? मोशनल ईएमएफ। और करंट, क्या पता करना है? करंट इन रॉड, रॉड में करंट क्या होगा? सेकंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड, फाइंड द फोर्स required to find the force required to keep rod moving, to keep rod moving। तो रॉड क्या करे? लगातार मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट
वेलोसिटी v। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। आपको क्या निकालना है? पावर इनपुट और पावर आउटपुट। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है 1 बाय 1। ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? पहला क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, क्यों भैया? भैया हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है आगे, तो ईएमएफ क्या होगा? वेलोसिटी इधर, लेंथ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तीनों एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहला ईएमएफ क्या निकलेगा? E इज इक्वल टू बी वी एल। खेला खत्म। आया? अब क्या निकालना है? करंट। करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू E अपॉन R। लेकिन यहां केवल R होगा? नहीं, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R भी है, स्मॉल r भी है। पटरी का रेजिस्टेंस 0 है। पटरी का रेजिस्टेंस कितना है? 0। तो R प्लस स्मॉल r क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस, नहीं समझ में आया? टोटल रेजिस्टेंस यही होगा ना। जरा इसको ड्रॉ कर लो। अगर ड्रॉ करोगे तो इसका कुछ ऐसे बनेगा ना, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, V पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। समझ में आई? तो यहां पे इसका रेजिस्टेंस है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो। तो ये R और कैपिटल R क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस। तो E कितना निकला? BVL अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये निकल आया इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये निकल आया इंड्यूस्ड करंट। दोनों समझ में आ गए? ये तो हलवा था, ये हम लोग को समझ में आ गया। आया या नहीं आया? अब हम लोग को सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन आया या नहीं? चलो अब हम लोग को सेकंड क्वेश्चन निकालना है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आखिर कौन सा फोर्स लगेगा ताकि ये जो रॉड है जो v वेलोसिटी से जा रही है वो v वेलोसिटी से ही जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी चेंज ना हो। तो इसको समझाया जाए सेकंड वाला। पहला वाला हो गया हो तो बताया जाए। चलो बताते हैं। अच्छा जरा बच्चा सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है? ये रॉड रखी है, ये क्या रखी है? रॉड 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 रॉड, ये बना ली हमने रॉड। ठीक, रॉड कौन सी वेलोसिटी से जाएगा? v वेलोसिटी। अच्छा सभी बच्चे बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? बोलो। अगर ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा तो तेजी से बढ़ रहा होगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, है ना? अरे आगे v वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो हमें पता क्या करना है? फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड। ऐसा फोर्स बताओ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। तो पहले फोर्स निकाल लिए जाए, इस कंडक्टर पे क्या लग रहा होगा। तो सभी बच्चों ने पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, पहले याद करो, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता तो कितना फोर्स लगता था? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कंडक्टर होता था तो क्या लगता था? F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, BIL। याद आया? मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता था? BIL, ये लगता था कि नहीं? अब बताओ इस कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? भाई कौन सा? पाम रूल याद है? थंब को किधर रखोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और थंब किधर जाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें करंट किधर फ्लो होगा? भाई ये आगे की तरफ बढ़ेगा, एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसा बनेगा कि वो फ्लक्स को रिड्यूस करे। तो करंट ऐसा बनाओगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आई। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन ऊपर, फोर्स किधर लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। रॉड आगे बढ़ना चाह रही, मैग्नेटिक फोर्स पीछे लग रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स रॉड को आगे बढ़ने से रोकेगा या नहीं रोकेगा? बोलो, रोकेगा ना। ये रॉड आगे बढ़ना चाहेगी
कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स इसको पीछे रोकेगा, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, रॉड रुकने लगेगी धीरे धीरे। रॉड क्या होने लगेगी? रुकने लगेगी। लेकिन हमें फोर्स कौन सा निकालना है? कांस्टेंट वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और बैक में फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी रुक जाएगी, कंडक्टर रुक जाएगा एक समय पर। हमें कौन सा फोर्स निकालना है ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे? एक काम करते हैं, यहां पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं। और कितना लगाएंगे? जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये वाले फोर्स को ये वाला फोर्स क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के। किसके बराबर हो जाएगा? और ये मैग्नेटिक फोर्स अपने आप बना है, ये मैग्नेटिक फोर्स अपने आप बना है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के क्या हो गया? बराबर। यानी एक्सटर्नल फोर्स भी क्या कहलाएगा? पी आई एल। दरअसल हम इसको लिखते बिल साइन थीटा, लेकिन थीटा यहां 90 होगा। पूछो कैसे? एल क्रॉस बी होता है ना, तो लेंथ ऐसे ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में 90, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां बचेगा बिल। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करें? अगर ये मैग्नेटिक फोर्स पीछे बिल लगा रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स भी हम कितना लगा देंगे? बिल लगा देंगे। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारी रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। यही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? अच्छा, अब बताओ जरा सभी बच्चे, बी आई की वैल्यू क्या निकली है? पी वी एल। तो यानी बी का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, वी हो जाएगा अपॉन आई हो जाएगा। आई की वैल्यू तो रखी दी है ना भाई, आई की वैल्यू तुम क्या रखोगे? बी वी एल बाई आर प्लस आर, ये रखोगे ना। तो बी बी स्क्वायर हो जाएगा, एल एल स्क्वायर हो जाएगा, वी बचा, अपॉन में क्या बचा? आर प्लस स्मॉल आर। ये क्या आ गया? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फोर्स अप्लाई करोगे तब रॉड क्या करेगी? तब रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी? आगे की तरफ मूव करेगी। तो फोर्स हमने निकाल दिया। आ गया समझ में? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो ध्यान से, ये रॉड स्लाइड कर रही थी, मैंने कहा इस पर हम कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स चाहिए कि ये रॉड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे कि अगर ये रॉड आगे बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, पर सेकंड स्क्वायर से, तो लगातार वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही फ्लो करती रहनी चाहिए। तो हमने इस रॉड को देखा, मैंने कहा करंट ऊपर जा रहा, मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैंने देखा इधर साइड लग रहा है ना? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा? इधर की तरफ। अब मैंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड को पीछे से खींच रहा है। अगर खींचेगा तो तुम सभी बच्चे ये बताओ, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ पाएगा? और तुम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पीछे तुमको खींच रहा है कोई, कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी ना चल पाओगे, तो रॉड धीरे धीरे रुक जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, जितना फोर्स आगे पीछे लग रहा था उतना ही फोर्स हम एक्सटर्नल आगे लगा देते हैं, यही फोर्स रिक्वायर होगा। तो हमने क्या लगाया? मैग्नेटिक फोर्स कितना था? बिल साइन 90 डिग्री, 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिल बचा। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हम लगा दिए? मैग्नेटिक एक्सटर्नल फोर्स मैंने मैग्नेटिक के बराबर लगा दी, यानी एक्सटर्नल भी हो गया बिल। आई की वैल्यू जो निकली थी वो रख दी, ये आ गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हमें लगेगा। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कराना है तो हमें ये फोर्स यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये कंडक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर पाएगा, अन्यथा ये रुक जाएगा, कुछ दूर जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। किसकी वजह से रुकेगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड को क्या कर रहा है? पीछे की तरफ खींच रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग उठा लेते हैं और उठाने के बाद कॉपी कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। हमको पता था यही होगा। छोड़ो, हटाओ, पीछे आओ। तो ये हो गया, इसको हटा दिया जाए, इसी को हटा देते हैं। हाँ, इसको हटा देते हैं। नोट तो हो गया होगा ना?
बस कोई दिक्कत नहीं फिर तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या फाइंड करना है? पावर इनपुट। क्वेश्चन नंबर 3, पावर, पावर इनपुट निकालना है, यानी हम कितनी पावर इस रॉड को देंगे। तो ये बताओ पावर का मतलब क्या है? जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतनी ही तो पावर जनरेट होगी, क्यों भैया? ये बताओ वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे रॉड के तभी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पाएगी, अन्यथा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो व्हेन रॉड मूव्स dx डिस्टेंस, व्हेन रॉड मूव्स dx डिस्टेंस, मान लो तुमने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया और ये रॉड मूव कर गई, ये रॉड आगे मूव करके dx डिस्टेंस चली गई। कितनी डिस्टेंस मूव करी? dx डिस्टेंस, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से रॉड मूव कर गई। ठीक है, तो वर्क डन क्या निकलेगा? अगर dx गया है तो स्मॉल डिस्टेंस कवर की है तो स्मॉल वर्क डन निकलेगा। सही बात है। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है या नहीं होता? बताओ, यही होता है ना? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन, बस लेकिन फोर्स तो एक्सटर्नल ही लग रहा है ना। ठीक है, और ये बताओ पावर क्या होता है? अगर स्मॉल वर्क डन होगा तो पावर भी कैसी निकलेगी? तो यानी dw/dt नहीं होता? बोलो, पावर क्या होता है? dw/dt। समझ में आई बात? या तो कह सकते हो इसको डी हटा दो, इनिशियल पावर लिख दो। क्या लिख दो? इनपुट पावर, इनपुट पावर। ठीक है, तो dw क्या निकला है? f एक्सटर्नल डॉट dx बाई dt, ये तो निकला dw। देखो वर्क डन। तो ये बताओ dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही वेलोसिटी से तो जा रहा है, यही तो v वेलोसिटी है, dx/dt। आया समझ में इतना? कंफर्म? अब बताओ f एक्सटर्नल कितना निकला था? b स्क्वायर l स्क्वायर और क्या था? v अपॉन r प्लस स्मॉल r इंटू v। यानी तुम्हारा पावर इनपुट कितना आ गया? पावर इनपुट कितनी हुई? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ये आ गई पावर इनपुट। मतलब हम इसको कितनी पावर इनपुट कर रहे हैं? कितनी पावर दे रहे हैं? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये पावर हम इसको दे रहे हैं। समझ में आया? पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन निकाल लिया, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, एफ एक्सटर्नल रख दिया, पावर निकल आई। तो पावर कितनी इनपुट देंगे? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम इसको पावर इनपुट इतनी करेंगे, मतलब इसको v वेलोसिटी से इतनी पावर से खींच रहे हैं, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी तो उतना ज्यादा ही होगा। मैंने बताया था ना, फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होता है ईएमएफ उतना ज्यादा इंड्यूस्ड होता है। तो पावर जितनी इनपुट करोगे तो आउटपुट पावर भी उतनी आएगी। चलो देखते हैं आउटपुट पावर कितनी आती है। लगाया जाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको हटा के करें। आउटपुट पावर, ये थी इनपुट, ये थी कौन सी पावर बेटा? इनपुट पावर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आउटपुट पावर। चलो, तो ये आ गया। तो पावर इनपुट कितनी हुई बताओ? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये नोट हो गया। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। रिमूव। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पावर आउटपुट। क्या निकालेंगे बेटा? पावर आउटपुट। ठीक है, अब पावर आउटपुट निकालने के लिए हम लोग पावर निकालेंगे तो ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस आउटपुट मतलब यहां से मिलेगा ना पावर, रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है?
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। याद आया क्लास 10th का फॉर्मूला? याद आया? तो हम लोग पावर आउटपुट निकालेंगे तो एक लिखेंगे आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर, क्योंकि दो दो रेजिस्टेंस है, दोनों के लिए पावर आउटपुट निकलेगी। अच्छा, आई स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? कैपिटल आर प्लस, बोलो समझ में आया? करंट क्या निकला था पहले ये बताओ? करंट हमारा आया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। सही है? इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा? बोलो। बी की पावर 4 है ना, एल की पावर 4, वी की पावर 2 अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यही है ना पावर? करंट कितना आया था यार? करंट बीवीएल था ना, स्क्वायर कहां था? करंट क्या था? बी एल वी बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट आया था। याद करो, आया याद? वही कहें कुछ तो गलत हो रिया है। तो स्क्वायर स्क्वायर और इसका भी नीचे स्क्वायर। अब बताओ ये आर प्लस आर से ये कैंसिल हो जाएगा। करंट की वैल्यू रख दी, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, स्क्वायर से ये कैंसिल कितना आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब जरा पावर इनपुट और पावर आउटपुट देखो, एक आ रहा होगा, बराबर आ रहा होगा एकदम। जितना तुम पावर इनपुट करोगे उतना ही पावर तुम्हें आउटपुट में मिलेगा। यानी जब भी मोशनल ईएमएफ होगा, क्या होगा? मोशनल ईएमएफ की कंडीशन होगी, तो जितना भी तुम मैकेनिकल एनर्जी दोगे, क्या दोगे? मैकेनिकल एनर्जी जितनी भी तुम लगाओगे उतना ही तुम्हें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आई है नहीं आई? मतलब जो जितना मैकेनिकल वर्क करोगे, जितनी मैकेनिकल एनर्जी दोगे उतना ही तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आ गई? मतलब जितना तुम इनपुट करोगे उतना तुम्हें आउटपुट मिलेगा। मतलब देख रहे हो यहाँ की एफिशिएंसी 100% है। यहाँ की एफिशिएंसी 100% है। जितनी पावर इनपुट करोगे उतनी आउटपुट मिलेगा। समझ में आ गई बात? भाई जैसे नॉर्मली हम लोग पावर इनपुट करते हैं, 100% इनपुट पावर कर रहे हैं, आउटपुट 100 नहीं मिलता कभी भी, आउटपुट हमेशा कम मिलता है ना? यहाँ पे देखो, आउटपुट पावर इनपुट पावर दोनों बराबर है। जितना तुम मैकेनिकल वर्क करोगे उतना, जितना तुम मैकेनिकल वर्क करोगे उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए।